जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी बोर्ड चैनल। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं FCBC। इसको पढ़ेंगे, डिटेल में देखते हैं इसकी थोड़ी सी चीज़ें। एंड मैंने ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना दिए PDF, तो इसके हिसाब से पढ़ेंगे, आसानी होगी हमें पढ़ने में। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, डिफाइन फील्ड क्राफ्ट। होता क्या है भाई ये फील्ड क्राफ्ट? फील्ड क्राफ्ट इज एन आर्ट ऑफ यूजिंग ग्राउंड एंड वेपन्स अवेलेबल टू द बेस्ट ऑफ इट्स ओन एडवांटेज। मतलब क्या हुआ कहने का? फील्ड क्राफ्ट होता है कि जो फील्ड की क्राफ्टिंग करना, क्राफ्ट करना, उसमें मतलब हुआ कि जो ग्राउंड है आपका वो, और जो आपके पास हथियार वेपन जो आपको दिया गया है उसका बेस्ट यूज करना, उसका बेस्ट यूज करना, उसको हम बोलते हैं फील्ड क्राफ्ट। फिर से रिपीट करता हूँ, ग्राउंड और वेपन का अवेलेबल है जो आपको, उनका बेस्ट यूज करना इज नोन एज फील्ड क्राफ्ट। क्लियर हो गया? अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछता है, ये सवाल पूछा जाता है सेकंड वाला, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन फील्ड क्राफ्ट। सवाल आपसे पूछ देगा कि जो फील्ड क्राफ्ट है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, मतलब उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ते हैं। बेसिकली ये इंडेक्स पूछता है, लेकिन ये सवाल मैंने देखा है बहुत बार पेपर में आया हुआ। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, फील्ड क्राफ्ट में आता है कि ग्राउंड क्या किस तरीके का है ना। ऑब्जर्वेशन एंड कंसीलमेंट, पर्टिकुलर एनिमी की पोजीशन ऑब्जर्व करना, वो चीज़। कंसीलमेंट, छुपना, हिडन वगैरह, ये सब इसी के अंदर पे आ जाता है। जजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस जज करना, कितनी दूरी से कोई इंसान कैसा दिखाई दे रहा है, वो चीज़ इसी के अंदर आती है। रिकग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट, टारगेट कैसे कैसे होते हैं और उनका भी पूरा डिस्क्रिप्शन, और उनको रिकॉग्नाइज कैसे करें, वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। मूवमेंट विद और विदाउट आर्म्स, आर्म्स इसमें बेसिकली टर्म यूज होती है वेपन्स के लिए, कि बिना हथियारों के और हथियारों के साथ में आपकी मूवमेंट क्या होती है, या फील्ड सिग्नल भी आप इसमें लिख सकते हो, वो भी आपका सही होगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पे इंक्लूड होती हैं। क्लियर हो गया? फील्ड क्राफ्ट के अंदर आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, ऑब्जर्वेशन एंड कंसीलमेंट, जजिंग डिस्टेंस, रिकग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट, मूवमेंट विद एंड विदाउट आर्म्स। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसमें क्वेश्चन अगले वाला, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैटल क्राफ्ट। अब पूछ लिया भाई फायदा बता दो बैटल क्राफ्ट का हमें। बैटल क्राफ्ट यूज इन tactic minor tactical problems without confusion with the basic knowledge of field signals, section and platoon formation is essential। देखो, अच्छा ये चीज़ समझ लो पहले। फील्ड क्राफ्ट समझ आ गया, ग्राउंड और उस चीज़ का, वेपन का यूज़। बैटल क्राफ्ट में आ जाता है इंसान, मतलब जितने सोल्जर हैं आपके पास में, उन सब का बेस्ट यूज़ आप कैसे करोगे। जो सेक्शन में 10 लोग होते हैं, 10 जवान की टुकड़ी आपके पास में है, या एक प्लाटून आपके पास में हो गया जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा, वो बैटल क्राफ्ट के अंदर पे आ जाता है। क्लियर हो गया? तो इसमें फ़ायदे पूछ लिए उसके, तो इससे फ़ायदा क्या होगा अब हमारा, कि इससे हमें फील्ड सिग्नल इसी के अंदर पे आता है, इससे जानकारी होगी कि एक दूसरे से कन्वेट कैसे करना है। पर्टिकुलर एक बंदा दूसरे बंदे को ये थोड़ी बोलेगा भाई मेरी गोली खत्म होगी फील्ड में, इधर पास कर दे, तो दुश्मन को पता नहीं चल जाएगा। तो पर्टिकुलर सिग्नल के थ्रू बात करते हैं, तो वो चीज़ इसी के अंदर आती है ना। लोगों के बारे में बात हो रही है। सेक्शन एंड प्लाटून फॉर्मेशन, कि किस तरह का उनका फॉर्मेशन रहेगा, ग्राउंड के हिसाब से होता है किस किस तरह का फॉर्मेशन बनता है। 6 टाइप के फॉर्मेशन होते हैं वैसे हमारे, है ना। आगे पढ़ते हैं उनको भी। तो किस तरह का फॉर्मेशन रहेगा, हम एक फाइल में जाएंगे या फिर एक एरो हेड या डायमंड फॉर्मेशन बना के जाएंगे हमला करने के लिए। अरेंजमेंट हम किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे अपने जवानों का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, किसको, अपने एनिमी को या अपने दुश्मन को। क्लियर हो गया? एडवांटेज लिख लोगे, व्हाट इज बैटल क्राफ्ट, ये भी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन बैटल क्राफ्ट। ऊपर फील्ड क्राफ्ट का था, अब बैटल क्राफ्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। फील्ड क्राफ्ट में ग्राउंड और वेपन से रिलेटेड, बैटल क्राफ्ट में इंसानों से रिलेटेड, जवानों से रिलेटेड। इसमें आएगा फील्ड सिग्नल्स, बता दिया ऊपर। सेक्शन फॉर्मेशन, किस तरह का सेक्शन हम डिजाइन करें, वो चीज़ आ जाएगी। फायर कंट्रोल ऑर्डर्स, FCO, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। ये इसके अंदर पे आएंगे कि कमांडर बोलेगा ना भाई अब गोली चलाओ या अब रुक जाओ, ये उसके ऑर्डर के हिसाब से तो गोली चलाते हैं, थोड़ा ना अपनी मर्जी से चलाए जा रहे हैं, तो वो इसके अंदर पे आते हैं। फायर एंड मूवमेंट, इसमें छुपना कंसीलमेंट वाला पार्ट आ जाता है, कि किस डायरेक्शन में फायर करनी है और किस डायरेक्शन में को मूव करना है, ये सारा अरेंजमेंट जो होता है, ये सब चीज़ें हो गई। सेक्शन बैटल ड्रिल, जो सेक्शन 10 लोग होते हैं सेक्शन के अंदर पे, जवान 10 जवान, उनकी बैटल ड्रिल जो होती है वो इसके अंदर पे इंक्लूड होती है। क्लियर हो गया ये सारा? चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो इसमें फील्ड क्राफ्ट। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था ना इंडेक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड। अब
इसमें क्वेश्चन पूछता है सेक्शन पार्ट 2 हमारे देख लेते हैं। इसमें फील्ड क्राफ्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड। अब फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसलिए बनाया क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और आंसर हो सके तो आप ऐसे ही लिख देना, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राउंड, तो आप लिखोगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राउंड। कौन कौन से होते हैं भाई? ब्रोकन ग्राउंड, फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, हाई ग्राउंड, डेड ग्राउंड। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये चारों लिखना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम बच रखा है पेपर में, स्पीड बढ़िया है आपकी लिखने की, तो इनको एक्सप्लेन कर देना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रोकन ग्राउंड होता है अनइवन ग्राउंड। देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ऊबड़ खाबड़ जो ग्राउंड हुआ पूरा, है ना, कि पैर यहाँ रखा तो वहाँ जाके लिपट के गिर गया, ऐसा वाला जो होता है डीएम्स में गिरते नहीं वैसे। तो ब्रोकन हुआ, इसमें नाला होंगे, बंक होंगे, पिट होंगे, डिचेज होंगे, ऐसा वाला अनइवन ऊबड़ खाबड़ पत्थर पड़े हैं ऐसे ना पूरा ऊट पटांग। कवर भी इसमें बहुत अच्छा होता है, मतलब घास फूस झाड़ झंकार ये सब उगे हुए हैं, तो वो ब्रोकन में आ गया। क्लियर। फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, इसको इमेजिन करो जैसे आपका एनसीसी वाला ग्राउंड होगा, फ्लैट एंड ओपन। या इमेजिन कर लो क्रिकेट का फुटबॉल का ग्राउंड हो गया, बिल्कुल फ्लैट और ओपन ग्राउंड। इसमें बुश ये सब बिल्कुल नहीं होता, कहीं कहीं पे लिखा होता है इसमें कवर बहुत कम होता है। कवर बोलते हैं जो घास है ना, झाड़ ट्रीज ये सब ग्राउंड के अंदर उगा होता है ना, इसको हम बोलते हैं कवर। तो इसमें कवर बहुत कम होता है ना। ये नॉट सूटेबल फॉर इन्फेंट्री, मतलब ये लड़ाई के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया नहीं होता। ओपन ग्राउंड है, पता ही नहीं कहाँ छुपना है, किस गोली निशाना लगाएं, साफ साफ दिखेंगे सारे के सारे, तो ये उसके लड़ाई के लिए बढ़िया नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हाई ग्राउंड। हाई ग्राउंड होता है कि पर्टिकुलर उसका जो एलिवेशन है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब ऑब्जर्वर और उनके एरिया से हाई, समझ रहे हो, कोई माउंटेन के आसपास वाला प्लेट्यू वाला रीजन हो गया, ये सब वो वाले सारे ग्राउंड जो आएंगे वो सब हाई ग्राउंड के अंदर पे आते हैं। क्लियर। डेड ग्राउंड, ग्राउंड हिडन फ्रॉम ऑब्जर्वर्स व्यू, मतलब कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने देख रहा हूँ और बीच में कहीं गड्ढा आ रखा है, बहुत बड़ा सा गड्ढा है, लेकिन वो ट्रेंच या वो कोई गड्ढा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो जो एरिया मेरे को दिख नहीं रहा वो डेड ग्राउंड में काउंट होता है, मतलब वो मेरे को नजर नहीं आ रहा, ऑब्जर्वर को दिख ही नहीं रहा वो ग्राउंड, तो वो किस में काउंट होता है? डेड ग्राउंड। क्लियर हो गया। अगला देखो, व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड। अगर पूछ ले प्रोसीजर, आपसे प्रोसीजर पूछे अगर ग्राउंड डिस्क्रिप्शन का, तो आप उसमें 3 तरीके की लिखना। एक होता है फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड, डिस्टेंस। आप खड़े हो रखे हो, है ना, आपसे आगे 300 यार्ड तक का जो ग्राउंड होगा उसको आप बोलते हो फोर ग्राउंड। फोर ग्राउंड आगे वाला, फोर ग्राउंड आगे वाला, आप खड़े हो आपसे 300 यार्ड तक का। अब 300 यार्ड से लेकर के 500 यार्ड तक का मिडल ग्राउंड हो जाता है, और अगर 500 यार्ड से भी दूर का ग्राउंड पूछ ले उससे पड़ेगा तो आप बोले उसे बोलो कि डिस्टेंस ग्राउंड, दूर है वो 500 यार्ड से। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़िया। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंडिकेशन ऑफ ग्राउंड। इंडिकेशन ऑफ ग्राउंड का प्रोसीजर पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर किसी ग्राउंड को इंडिकेट कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट इसमें देख लो जनरल सा। जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन होती है एक, तो एक होता है बाउंड्रीज, मतलब एक तो लाइन ऑफ डायरेक्शन से ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज बना देते हैं ग्राउंड के चारों तरफ, जिससे उस ग्राउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे पेपर में। ऑल राइट, अगला देखो, ऑब्जर्वेशन एंड कंसीलमेंट। पहला ही क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंसीलमेंट। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, एनिमी की पोजीशन कहाँ है, कहाँ छुप रखा भाई, ऑब्जर्व करके तो पता करोगे ये चीज। कंसीलमेंट, अब ऐसे तो नहीं बिल्कुल चौड़ में जाओगे गो बाई की तरह ढूंढने निकला हूं मैं, तो तुम्हें गोली मार देंगे वो कंसीलमेंट, बिल्कुल छुपते छुपाते हैं, बिल्कुल झाड़ के नीचे घुस रखे हो, कहीं पेड़ के पे चढ़ के जा रहे हो ऐसे ना। फौजी कपड़े भी उसी लिए दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से कंसील हो सके, उसमें छुप सके। जैसे रेगिस्तान वालों को ब्राउन से कलर के कपड़े देंगे, और अगर स्नो एरिया में तो वाइट वाली उनको यूनिफॉर्म मिलती है, ये चीज़। तो उससे कंसीलमेंट होगा, ऑब्जर्वेशन होती है। समझ आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहला सवाल पूछ दिया। इसमें है अ सोल्जर हु इज ट्रेंड इन बोथ कैन लोकेट एंड किल एनीवे विदाउट बीइंग सीन हिमसेल्फ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अपने आप को लोकेट किए बिना, मतलब खुद को दिखाए बिना वो एनिमी को मार देगा। जिस पर्सन को ये चीज़ आती है, ऑब्जर्व करना बढ़िया से एनिमी की पोजीशन, और कंसील करना, खुद को छुपाना, ठीक है। ग्राउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमी प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विच प्लान्स ऑफ हायर कमांडर्स आर बेस्ड। अगर ठीक से आपने ऑब्जर्व कर ली एनिमी की पोजीशन को, है ना, या उसके ग्राउंड के पूरे डिस्क्रिप्शन को कि किस जगह के एरिया में हम फाइट करने वाले हैं, और एनिमी की होने की संभावना कहाँ कहाँ पे या कहाँ पे है ना, तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करोगे। अपनी कमांडर जो होंगे पर्टिकुलर यूनिट के, वो उसी तरह से प्लानिंग करेंगे कि यहाँ से हमला करेंगे, ऐसे करेंगे, वो सारी चीज़ें, तो उनकी प्लानिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर हमें ये चीज़ आती होंगी। ये चीज़
नेक्स्ट देखो, अ डिफेंस गुड कंसीलमेंट एनेबल्स डिफेंडर टू मिस्टिफाई और डिसीव द एनिमी। मतलब हुआ कि अगर तुम्हें बहुत अच्छे से कंसीलमेंट आता है, किसी फौजी को अगर बहुत बढ़िया कंसीलमेंट आता है, छुपने की कला आती है, तो वो क्या करेगा, खुद को बचा लेगा, डिफेंस खुद का बढ़िया कर लेगा, नंबर एक। दूसरा, मिस्टिफाई और डिसीव, इसका मतलब हुआ कि दुश्मन को धोखा या चकमा दे देगा, है ना। अगर छुपा रहा है तो चकमा दिया, दुश्मन को हमने धोखा दे दिया, क्लियर हो गया। इतने नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे जजिंग डिस्टेंस। अब जजिंग डिस्टेंस की मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, बट कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, इसमें 6 मेथड हम यूज़ करते हैं। इसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, मेरी पहली वीडियो थी वो लाइव की, और आपको बहुत हंसी आएगी उसे देख के, बट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। हाँ ठीक है। 6 तरीके होते हैं जजिंग डिस्टेंस के, मतलब जजिंग डिस्टेंस, जज करना डिस्टेंस कितना दिख रहा है मेरा आगे, ये 200 यार्ड का एरिया है, ये 400 का इतनी दूर होगा, ऐसे ना एनिमी की पोजिशन पता करना, ताकि हम हथियार कौन सा यूज़ करना है कर सकें। अगर एनिमी 300 यार्ड पे खड़ा है तो हम .22 25 यार्ड वाली से थोड़ा ना मारेंगे उसको, तो उसलिए मतलब इसलिए जजिंग डिस्टेंस यूज़ किया जाता है। अब इसके 6 मेथड कौन कौन से हैं। यूनिट मेजर मेथड है पहला, यूनिट मेजर 100 यार्ड तक का डिस्टेंस नापते हैं इससे। अपेयरेंस मेथड, अपेयरेंस मतलब एनिमी कैसा दिख रहा है, देख के पहचान लेते हैं हम कितनी दूरी पे खड़ा है वो, ठीक है। सेक्शन एवरेज, पूरे सेक्शन में 10 लोग हैं, 10 लोगों से पूछते हैं भाई तुम बताओ कितनी दूर दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, 10 से पूछा, उनका एवरेज निकाल लिया, 10 की ऑब्जर्वेशन ऊपर लिखी, डिवाइड बाई 10, उसकी एवरेज निकाल ली, सेक्शन एवरेज। की रेंज मेथड, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं किसी चीज़ का, जैसे हमें पता है खंबे ना रोड पे 100 मीटर की दूरी पे लगे होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा भाई 100 मीटर की दूरी पे है, तो उससे थोड़ा सा आगे खड़ा रखा तो 110 से 120 मीटर की दूरी पे होगा एनिमी, इस तरीके की रेंज, ठीक है। हार्विंग, हार्विंग होता है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने देखा और उसके बहुत दूर लग रहा था हमें, वो डिस्टेंस समझ नहीं आ रहा कि कितनी दूर है बंदा, तो हमने क्या किया, उसके बीच वाला में कोई चीज़ आ रही थी तो उसका डिस्टेंस लगा कि ये तो लगभग 300 के आसपास होगा, तो एनिमी का इसका डबल कर देंगे, कितना होगा, 600 यार्ड पे खड़ा होगा, ये चीज़ होगी। ब्रैकेटिंग, ब्रैकेटिंग में क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है एनिमी का, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 1000 यार्ड होगा पक्का, 1000 यार्ड के आसपास में, और मिनिमम कितना होगा, मतलब कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम हो गया 500 यार्ड, कम से कम 500 यार्ड तो होगा, तो इसका मतलब है कि एनिमी 750 यार्ड के आसपास में कहीं खड़ा होगा, बस ये होगा ब्रैकेटिंग मेथड, बीच वाला लेते हैं उसका मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है। अब ये सवाल पूछते हैं आपसे, व्हेन द डिस्टेंस गेट ओवर एस्टिमेटेड, ओवर एस्टिमेटेड का मतलब है कि एनिमी तो डिस्टेंस ज़्यादा बता रहे हो आप, जितना एनिमी का दूरी है ना उससे आपने ज़्यादा बता दी, बंदा 150 पे खड़ा था आपने 200 बता दिया, ओवर एस्टिमेट कर दिया। अब जानबूझ के तो ऐसा कर लेने वाला कोई सोल्जर, क्यों होती है ये गलती, तो वो पूछ रहे हैं कि व्हेन द डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेटेड, कब होता है ऐसी गलतियाँ, कब होती है। पहला, लाइट इज बेड, ठीक है भाई, रोशनी प्रॉपर नहीं थी इसलिए हमें दिखा नहीं, ठीक है। द सन इज इन द ऑब्जर्वर्स आई, आप खड़े हो रखे, सूरज आपके सामने है, उसकी रोशनी आपकी आंखों में पड़ी हुई है सीधा, तो तब आपको डिस्टेंस उसका ज़्यादा दिख जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, उसकी पर्टिकुलर सराउंडिंग बहुत बड़ी बड़ी है ऑब्जेक्ट की, और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट छोटा है ऑलरेडी, तो हमें लगेगा ये डिस्टेंस की वजह से छोटा तो नहीं दिख रहा, जैसे 600 यार्ड पे इंसान के थोपड़ा जो मुंडी होती है वो डॉट की जैसे दिखाई देती है, तो भाई वो ऑलरेडी छोटी चीज़ है कोई, और उसके आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी, तो हमें लगता है साइज में छोटा है कि डिस्टेंस की वजह से छोटा दिख रहा है, तो इससे गलती हो जाती है, क्लियर हो गया ये। लुकिंग थ्रू अ वैली ऑफ अ नैरो लेन स्ट्रीट, आप किसी नैरो जगह पे देख रहे हो, है ना, कोई गली तेरी सी जा रही है नैरो, अंदर की तरफ जा रही है वी शेप में, तब डिस्टेंस ओवर एस्टिमेट होता है। लाइंग डाउन, लेट रखे हो राइफल लेके ना, लेटी हुई पोजिशन में हो, तब ओवर एस्टिमेट कर दोगे, क्लियर हो गए। कौन कौन से बताया मैंने, लाइट इज बेड, द सन इज इन द ऑब्जर्वर्स आई, तीसरा था द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, चौथा था लुकिंग थ्रू अ वैली ऑफ नैरो लेन और स्ट्रीट, और पांचवा था हमारा लाइंग डाउन, लिख दोगे। 10 नंबर में साथ में पूछते हैं, अगला पूछेगा आपसे व्हेन द डिस्टेंस आर अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट करना, कम समझना, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा था आपने कम नाप दिया, पर्टिकुलर चीज़ का डिस्टेंस, डिस्टेंस था 150 यार्ड लेकिन आपने बोला 100 यार्ड है, तो आपने कम नाप दिया उसको, तो वो हुआ, क्या हुआ, अंडर एस्टिमेट। अब अंडर एस्टिमेट भी क्यों करेगा कोई इंसान, अब वो क्यों होता है, देखो, द लाइट इज ब्राइट और द सन इज शाइनिंग फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ ऑब्जर्वर, ऊपर वाले में आंखों में गिर रहा था, लेकिन इस बार क्या है, आपकी पीठ की तरफ सन चला गया, सूरज पीछे चला गया, इस वजह से आप अंडर एस्टिमेट करोगे डिस्टेंस को, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन रिलेशन टू इट सराउंडिंग, उसमें वो छोटा ऊपर वाले में, इसमें ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हो
तो उसकी सराउंडिंग सब छोटी-छोटी हैं, आस-पास घास-फूस सब छोटा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो बड़ा है। हमें लग रहा है कि वो पास में है, लेकिन वो दूर है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है इसलिए वो बड़ा दिख रहा है। अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। क्लियर? देयर इज़ सम डेड ग्राउंड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, डेड ग्राउंड तो हमें दिखाई नहीं देता, बीच में कोई डेड ग्राउंड आ गया तब हम कर देंगे उसको, अंडर एस्टिमेट कर देंगे चीज़ को। ठीक है? लुकिंग अप द हिल, ऊपर देख रहे हो आप, नीचे खड़े हो रखे और ऊपर उस पे माउंटेन पे किसी का डिस्टेंस देख रहे हो, तब आप उसका अंडर एस्टिमेट करोगे डिस्टेंस। जितना लग रहा होगा ना उससे कम कम आपको लगेगा, जितना एक्चुअल में होगा उससे कम आप उसको बताने वाले हो। समझ आ गई सारी चीज़ें? कौन कौन सी रिपीट कर देता हूँ। अंडर एस्टिमेट कब कब होगा भाई? द लाइट इज ब्राइट और द सन इज शाइनिंग फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द ऑब्जर्वर। सेकेंड देखो, द ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग। सी देखो, देयर इज सम डेड ग्राउंड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। अगला लुकिंग अप द हिल। क्लियर? ठीक है भाई, अगला देखो, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड इंडिकेशन ऑफ टारगेट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, डिफाइन टारगेट एंड लैंडमार्क। क्या होता है टारगेट और लैंडमार्क? अब टारगेट यूज करते हैं किसके, वेपन के सेंस में। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इंडिकेटेड, एक ऑब्जेक्ट है जिसको इंडिकेट किया गया है विद द व्यू, व्यू होता है मतलब जो आपकी नज़र में हो या आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, टू ब्रिंग डाउन फायर ऑन इट, जिसपे हम गोली दाग सके, चला सके, है ना। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो। सिंपल, क्लियर हो गया ये कि एक ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर टारगेट एक ऑब्जेक्ट होता है कोई सा भी जो हमारी नज़र में हो, जिसपे हम गोली चला सके जब भी बोला जाए, दैट इज टारगेट। क्लियर हो गया? अगला देखो, लैंडमार्क पूछे, व्हाट इज लैंडमार्क? लैंडमार्क इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इंडिकेटेड एंड यूज्ड इन द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑपरेशनल ऑर्डर्स। ये टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल, ऑपरेशन ऑर्डर्स। ये भी बेसिकली एक लैंडमार्क जगह या किसी चीज़ का स्थान हो गया, लेकिन ये यूज़ हम ऐसे नहीं करते कि पर्टिकुलर स्कूल जा रहे हो तो ये लैंडमार्क हो गया आपका, जनरल वाला ही नहीं होता इसमें। ये टर्म यूज़ होती है ऑपरेशन ऑर्डर से, कि आपको इस पर्टिकुलर लैंडमार्क पे पहुंचना है, वो अपने कोड वगैरह में देते हैं उस चीज़ को। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्क्रिप्शन मेथड ऑफ इंडिकेशन ऑफ इजी टारगेट। अब पर्टिकुलर टारगेट को इंडिकेट करने का मेथड होता है कोई, दो मेथड होते हैं। इसको डिटेल में बिल्कुल नहीं पूछते, बट समझ लो, फटाफट से बता देता हूँ। इंडिकेशन बाय डिस्क्रिप्शन, अब कोई टारगेट हुआ तो मैं आपको उसको कैसे बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। जैसे ये डेफिनेशन मत लिखना, समझ लो खाली। ठीक है, इंडिकेट करूंगा डिस्क्राइब करके पूरा डिस्क्रिप्शन में कि ऐसे 300 यार्ड की दूरी पे लेफ्ट जाके 4 मीटर ऐसे करके, पूरा लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं, लैंग्वेज में सेंटेंस में बता रहा हूँ। जा करके लेफ्ट साइड में ये वॉल आएगी, ये तुम्हारा टारगेट होगा, है ना। 400 मीटर की दूरी से लेफ्ट जाना, 300 मीटर 100 यार्ड की दूरी पे, ये तुम्हारा टारगेट है। मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया जो भी एक्स वाई जेड ईटीसी, है ना। तो वो हुआ डिस्क्रिप्शन वाला। एक इंडिकेट किया गया मैंने किससे, डिस्क्रिप्शन से। दूसरा मैं किससे इंडिकेट कर सकता हूँ, बाय डायरेक्शन, आपको डायरेक्ट करके कि बाएं से 600 यार्ड, डायरेक्शन दे दी। या पर्टिकुलर रेंज बता दूंगा मैं आपको, है ना, सेक्शन, उसमें एंगल बता दूंगा, स्लाइट लेफ्ट, है ना, डायरेक्ट करूंगा, स्लाइट लेफ्ट 600 यार्ड, 300 अप हाइट, मतलब अप हाइट को बोलते हैं। तो ये चीज़ होगी, रेंज बताई, या दोनों चीज़ बता दूंगा, डायरेक्शन बता दूंगा, रेंज भी बता दूंगा आपको, तो डायरेक्शन, ये चीज़ हो जाएगी। तो दो तरीके से बता देना, ये 2 ही नंबर में आता है सवाल। तो लिख देना पहला इंडिकेशन बाय डिस्क्रिप्शन, है ना, इंडिकेशन बाय डायरेक्शन और रेंज और बहुत, या तो पहले तो डिस्क्राइब, पूरा रामायण गाथा सुना दी मैंने, या दूसरा डायरेक्शन या रेंज बता दी क्विक में एकदम, या दोनों चीज़ बता दी, खत्म हो गया ये। चलो भाई अगला देखो, सीक्वेंस ऑफ टारगेट। अब अगर तमीज से बिल्कुल टारगेट बता रहे हो तो उसको किस तरह से बताते हैं, ये शॉर्टकट देख लो, गार्ड, GRAD, ग्रैड पढ़ते हैं इसको कुछ बच्चे, GRAD, ग्रैड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप, दूसरा आर मीन्स रेंज, तीसरा ए मीन्स एड, चौथा डिस्क्रिप्शन। डेजिग्नेशन ऑफ ग्रुप, रेंज, एड, डिस्क्रिप्शन। ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछ लिया तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आसान सही है। ऑल राइट, अगला देखो इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं हैंड एंगल्स। मुट्ठी बंद की आपकी पहले वाली फिंगर और दूसरी फिंगर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 3 डिग्री, पूरी मुट्ठी का 8 डिग्री, हाथ खोलोगे उंगलियों का 12 डिग्री, और पूरा हाथ 19 डिग्री। ये तो याद रहता है कि मतलब किसका क्या था, नंबर भूल जाते हो, एंगल तो समझ आ जाते हैं। इसको 4 बार रिपीट करना मेरे साथ में आप, है ना, वीडियो पॉज करके कर लेना। 3, 8, 12, 19, वीडियो पॉज करो, 4 बार बोल लो इस चीज़ को, 3, 8, 12, 19, 3, 8, 12, 19, याद रहेगा अब ये।
3 8 12 19, 3 डिग्री 8 डिग्री 12 डिग्री 19 डिग्री। ये इमेज दिमाग में छाप लो अपने, अगर पूछे तो बता देना। हैंड एंगल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मूवमेंट विद और विदाउट आर्म्स। ये मूवमेंट नहीं, बेसिकली ये रगड़ा होता है या पनिशमेंट होती है बट कोई नहीं, प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं। तो मूवमेंट विद और विदाउट आर्म्स। आर्म्स वही मैंने बताया, हथियार, राइफल, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो इसमें, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मूवमेंट बाय राइफल एंड एलएमजी। एलएमजी क्या होता है भाई? लाइट मशीन गन। तो इसमें मूवमेंट पूछे कौन कौन से होते हैं? क्रॉलिंग बाय डे विद राइफल, राइफल के साथ में होता है कौन कौन सा? मंकी रन करवाते हैं, लेपर्ड क्रॉल करवा दिया या वॉक करवा दिया, रोल करवा दिया। एलएमजी के साथ करवाते हैं नी क्रॉल, साइड क्रॉल, लेपर्ड क्रॉल। नाइट में करवाते हैं घोस्ट क्रॉल, कैट क्रॉल, किटन क्रॉल। याद कर लेना, बहुत सिंपल से, कोई आराम से लिख देगा बच्चा भी, ठीक है। बट ऑल द पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर वाइल मेकिंग मूवमेंट। अब मूवमेंट कर रहे हो इतने ऊट पटांग ऊपर, मंकी स्क्रॉल ये वो तो उनमें क्या क्या ध्यान आपको पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए मूवमेंट करते हुए, जिससे आपको चोट नहीं लगे, है ना, या आप एनिमी को दिखाई भी ना दो। ये मूवमेंट ऐसे थोड़ी ना वो करेंगे। फील्ड किस लिए सिखाए जाते हैं? ताकि इन्हें ग्राउंड पे अप्लाई कर सको, है ना, लड़ाई करते हुए। हर हर चीज़ काम आती है आर्मी में, जो भी सिखा रहे हैं, रगड़ा भी बहुत काम आता है भाई। अब देखो इसके क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मूवमेंट फ्रॉम कवर टू कवर एंड मेक यूज ऑफ नेचुरल कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज भी वही कंसीलमेंट वाला केस होता है, छुपाना खुद को, हाइड करना, ठीक है। तो कवर टू कवर भागो, है ना। एक झाड़ी है तो झाड़ी से झाड़ी, फिर उस झाड़ी से दूसरे घास के ढेर, फिर उससे तीसरी झाड़ी, ऐसे। तो कवर टू कवर भागना है आपने। ये नहीं पहले झाड़ी के पीछे छुपे थे फिर ग्राउंड में चले गए दिखाना नहीं, खुद को पता नहीं चलना चाहिए किसी आप वहाँ पे हो भी या नहीं हो, है ना, ये चीज़। एंड यूज नेचुरल कैमोफ्लेज। नेचुरल वही पत्तों में छुप गए, झाड़ में छुप गए, पेड़ पे छुप गए, पेड़ से पेड़ पे कूद के जा रहे हो चुपके से, बस ये वाला काम। तो ये हुआ। स्टॉप, ऑब्जर्व एंड लिसन फ्रॉम द बॉन्ड टू बॉन्ड एंड डू नॉट कीप मूविंग फॉरवर्ड होल टाइम। आपको मतलब मौका देख के भागना है, और बिल्कुल कीनली भागते भी, ये नहीं कि भाग ही रहे हो तो वही। ऑब्जर्व करने हैं चीज़ों को, दुश्मन की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, कोई गोली कहाँ से चल सकती है ना। सुनना है, अगर कोई कुछ बोल रहे हैं ना, इंडिकेशन, अगर उन्हें कुछ किसी ने चिल्ला गया, बोल के देते नौसिखिया कोई चला गया तो उसको सुन लेना है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना है, लिसन करना है, कवर टू कवर भागते हुए, ये चीज़ हुई। वॉच योर फ्रंट एंड फ्लैंक्स, मतलब अपने आगे वाले और पीछे वाला एरिया, चौकन्ना रहना, मतलब आपको दोनों तरफ से, कहने का मतलब ये होता है इसका, ठीक है। क्रॉल स्लो एंड मूवमेंट हिडन फ्रॉम ऑब्जर्वर, थ्रू क्रॉल ओनली वेन एवर यू मस्ट, ओनली क्रॉलिंग फॉर डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, स्टॉप, लिसन, ऑब्जर्व एंड देन क्रॉल फर्दर। यही चीज़ है इसमें, मतलब क्रॉलिंग का दे रखा है बेसिकली, कि क्रॉल अगर करना है जैसे ग्राउंड पे क्रॉल कर रहे हो उसमें लड़ाई के टाइम पे, है ना, तो ऑब्जर्वर की उससे क्या बोलते हैं, अगर एनिमी की उससे नज़रों से, निगाहों से बचते बचते आपने करना है क्रॉल। और ऐसा नहीं कि एक बारी में मैं तो यहाँ से 100 300 यार्ड तक क्रॉल करता हुआ भाग जाऊंगा। नहीं, आपको डिस्टेंस में तोड़ तोड़ के धीरे धीरे क्रॉल करके जाना है, एकदम से नहीं। और बिल्कुल वही चौकन्ना हो गए, रुक रुक के बीच में, सुन सुन के, ध्यान से ऑब्जर्व कर करके, ऐसे। ये नहीं कि डेड ग्राउंड था, गिर गए वहाँ खाई में, गड्ढे में, ऐसे नहीं करना भाई, ठीक है। अगला देखो, वेपन्स आर ऑलवेज बी केप्ट रेडी फॉर यूज। ये नहीं कि भाई मैं तो क्रॉल कर रहा हूँ पीछे बांध ली राइफल कमर पे, नहीं, उसको हाथ ही में रखना। वेपन मस्ट ऑलवेज बी रेडी, केप्ट रेडी टू यूज, एकदम बिल्कुल रेडी टू यूज होना चाहिए वेपन आपके हाथ में, उसकी पोजीशन बढ़िया होनी चाहिए एकदम। लुक केयरफुली ऑल अराउंड फॉर एनिमी, बिल्कुल केयरफुली देखो अपने चारों तरफ एनिमी के लिए। क्लियर हो गया? लिख दो या बना के भी लिख सकते हो इन्हें आराम से, है ना। और देखो पॉइंट्स इसमें बढ़िया बढ़िया से, डबल अक्रॉस स्मॉल गैप्स, डबल अक्रॉस स्मॉल गैप्स, जो आपके छोटे स्मॉल गैप होते हैं ना, कई बार जैसे माउंटेन में स्क्रॉल कर रहे हो ना, बीच में कहीं अगर आपको बिल्कुल सेफ स्थान मिल जाता है ना छोटा सा, तो वहाँ पे रुक जाओ, सुनो कोई बात, फिर आगे निकल गए, फिर दोबारा से आगे छुपे, फिर सुन ली कोई बात, ऐसे ना, तो वो सेफ जगह होती है बेसिकली, वहाँ गोली वोली भी नहीं लगती ज़्यादातर। अगला देखो, इफ़ शॉट एट ड्रॉप क्रॉल अवे टू अ साइड, अगर आपको गोली लग गई तो तब भी क्रॉल करके साइड वाले किसी कैमोफ्लेज में उसमें क्रॉल कर जाना है आपको। ये नहीं कि एक गोली खा ली और फिर वहीं पे बहादुरी दिखाई शुरू, हम तो दूसरी भी खाएंगे, तीसरी भी नहीं, बुलेट लग जाती है, साइड आओ। अगर आपको ठीक फिट हो रहा है, मतलब फील हो रहा है उस समय पे, तब दोबारा से वेपन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्रॉलिंग का बहुत अच्छा यूज़ करना होता है बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ है। चेक इक्विपमेंट फॉर नॉइस,
आपकी जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है उसकी एनिमी के जो पर्टिकुलर वेपन है वो यूज़ कर रहा है, उसकी नॉइज़ से पहचानो कि उस कौन सा वेपन वो यूज़ कर रहा है, जिससे आपको अपने हथियार यूज़ करने में आसानी रहे। चीज़ हुआ, मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी एनिमी की आपको। क्लियर? अगला देखो, ऑलवेज कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव रूट। ये नहीं कि अपने आसपास एक रास्ता दिखा तो उसी में चल दिया, नहीं नहीं, आपको अपने आसपास वही, तभी तो ऊपर से ये चीज़ तो बोल रहा है, ऑब्जर्व करो यार, देखो ऑल्टरनेटिव रूट है कि नहीं है वहाँ जाने का, और डायरेक्शन से जा सकते हो नहीं जा सकते हो, ये चीज़ हो गई। डू नॉट डिस्टर्ब द बर्ड्स इफ दिस कैन बी हेल्प्ड। देखो जैसे बोला, पेड़ से पेड़ पे छलांग मार के जा रहे हो तो उस समय चिड़िया वगैरह या पक्षियों को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर वो एक साथ उड़े और उन्हें आवाज़ शोर वगैरह मचाया तो एनिमी को पता चल जाएगा इधर कोई आ रखा है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना होता है सारे काम। ठीक है। अगला ये हमारा फील्ड सिग्नल, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें हाथ से एक्शन कर करके दिखाने होते हैं, तो कोई और वीडियो देखना भाई इसके लिए, तो जिस बंदे ने फेस कैम कर रखा हो आराम से, या एनसीसी डीजीएनसीसी की किताब में आपको ये मिल जाएगा, उसमें एक्शन कर रखे हैं, मैं देखूंगा अगर इसकी वीडियो बना सकूँ तो। इसके बाद एक सेक्शन फॉर्मेशन का टॉपिक और आता है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने पहले से कवर करवा दिया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका सारा टॉपिक जो था इसका कवर हो चुका। सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से बनेंगे, बाहर से बहुत मुश्किल चांस है कि कोई क्वेश्चन आए, नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।